सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कारोबारी सहूलियत में भारत पहले 100 देशों में शामिल। प्रधानमंत्री ने चौतरफा सुधार का बताया नेतृत्व। वित्त मंत्री ने कहा टॉप 50 में लाने का संकल्प। अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन का आदेश। पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समान वेतन पर जोर। हिमाचल में धूमल होंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा। अमित शाह का ऐलान। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी की कथनी करनी में अंतर। न्यूयॉर्क आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। गिरफ्त में ट्रक से कुचलने वाला हमलावर। राष्ट्रपति ट्रंप ने की निंदा, कहा नहीं घुसने देंगे आईएस को अमेरिका में। और राष्ट्रमंडल निशानेबाजी स्पर्धा में हिना सिद्धू को स्वर्ण, दीपक कुमार को कांस्य। महिला एशिया कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से पहला T20 आज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में उछाल के बाद सरकार ने सुधारों को जारी रखने का संकल्प लिया है ताकि देश को इस रैंकिंग में 50 शीर्ष देशों में लाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक छलांग बताते हुए कहा कि टीम इंडिया के चौतरफा और बहुक्षेत्रीय सुधार के कदमों का ये नतीजा है। मंगलवार को जारी हुई विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत को 100वें पायदान पर रखा गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर लेकर आई। कारोबार को आसान बनाने को लेकर विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत 30 पायदान के सुधार के साथ 100वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक छलांग करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये टीम इंडिया के चौतरफा और बहुक्षेत्रीय सुधार कदमों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि तेजी से आर्थिक सुधार लाने वाले दक्षिण एशिया और ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र देश है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार रैंकिंग में और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रैंकिंग में इतना बड़ा सुधार सभी 10 प्रमुख मानकों में बीते 3-4 साल में हुए महत्वपूर्ण सुधारों के कारण ही मुमकिन हो सका है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि हम लोग पिछले 3-4 साल से विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो 10 क्राइटेरिया हैं उनमें हर क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग सुधार करने का प्रयास करें ताकि व्यवसाय बिजनेस करना हिंदुस्तान के अंदर सरल हो जाए। रिपोर्ट में छोटे शेयर धारकों की सुरक्षा के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि बिजली कनेक्शन के मामले में भारत को 126वीं रैंकिंग मिली है। व्यापार शुरू करने के मामले में भारत 156वें और कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाने में 164वें पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत उन शीर्ष 10 देशों में आ गया है जिन्होंने ढांचागत सुधार लागू किए हैं। कर चुकाने में आसानी के मामले में भारत 53 स्थानों की छलांग लगाकर अब 119वें स्थान पर आ गया है। वित्त मंत्री ने सुधारों को जारी रखने का संकल्प लिया ताकि देश को इस रैंकिंग में 50 शीर्ष देशों में आने में मदद मिले। I remember in the very first year the Prime Minister had said our target should immediately be to take India into the first 50. I believe this is doable. And therefore, these remaining 3-4 areas where work has to be done, we will be pushing it with all the greater force. विश्व बैंक ने कहा कि रैंकिंग तय कर जीएसटी क्रियान्वयन को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में रैंकिंग में और सुधार हो सकता है। Very clear signal from India to the rest of the world that not only has the country been ready and open for business as it has been for, of course, many decades, it is now competing as a preferred place to do business globally. In the case of GST, we know that this is a very
complicated reform to roll out across the whole country, and we would expect to see the full impact of that only in 2 to 3 years. यह आंकलन 10 मानकों के आधार पर किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन 10 मानकों में से 8 में सुधार किए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल की नई अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने कारोबार आसान बनाने को लेकर रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहतर होने को अहम करार दिया है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे भारत को और ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बिस्वाल अमेरिका के पिछले ओबामा प्रशासन में दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र की सहायक विदेश मंत्री रह चुकी हैं। बिस्वाल ने कहा कि एफडीआई उसी रास्ते पर बढ़ता है जहां कम से कम प्रतिरोध हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही देश का एकीकरण हो सका। उन्होंने इस पर खेद जताया कि सरदार पटेल के योगदान को पर्याप्त पहचान नहीं मिली। उपराष्ट्रपति ने कल सरदार पटेल की 142वीं जयंती पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में ये बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को गांधीवादी राष्ट्रवादी का निर्माण, सरदार पटेल का जीवन और समय पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा। उपराष्ट्रपति के मुताबिक देश के एकीकरण और आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को हर भारतीय को याद करना चाहिए। सरदार पटेल्स लाइफ गिव इंस्पिरेशन टू ईच वन। आई वुड लाइक द यंगर जनरेशन टू रीड, टू विजिट सरदार पटेल्स लाइफ। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू करना सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शिता से काम करने की पटेल की सीख आज भी उपयोगी है। Earlier it was a mission. Now some people are turning it to a commission, giving remission and committing many omissions. This has to be kept in mind. He forewarned at that time itself, Sardar Patel, even the people in this service. Following his death, the Manchester Guardian wrote, quote, Patel was not only the organizer for the fight of freedom, but also architect of the new state when the fight was over. The same man is seldom successful as a rebel and a statesman. Sardar Patel was the exception. उपराष्ट्रपति ने रियासतों के भारत में विलय को लेकर सरदार पटेल के मजबूत इरादों को याद किया और लोगों को इससे सीख लेने की सलाह दी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की अखंडता से समझौता नहीं होना चाहिए। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार पटेल विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ और देश विरोधी लोगों की साजिश से बचना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि भारत में अनेक महापुरुषों को भुला दिया गया, जिन्हें संवाद में और पठन पाठन में उचित स्थान मिलना चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा, वैसे ही लोकतंत्र में परिवारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन नागरिक परिषद दिल्ली ने किया था। Dissent, disagreement is part of democracy, is part of Indian civilization. But disintegration is not acceptable at all. We should all hold that view and see to it our actions, individual actions, are in that direction or not. Parties' actions, whichever party it is, are they in that direction or not? Organizations' actions, are they in that direction or not? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि के क्षेत्र में हरियाणा के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने सरकारी प्रयासों को और असरदार बनाने की अपील की है। हिसार में कल हरियाणा स्वर्ण जयंती और खेल महाकुंभ समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने हिंदी भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सुशासन को जरूरी बताया है। मंगलवार को
उपराष्ट्रपति ने हिसार में हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राज्य सरकारों से गुड गवर्नेंस के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। किसानों ने और उद्यमियों ने राज्य के बहुदानिक नाम को साकार किया है। सब लोग अब सबके सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हरियाणा केंद्र का अन्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा बड़ा राज्य है। इसलिए मैं हरियाणा वासियों को सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है, अच्छा भी है। उपराष्ट्रपति ने खेल से लेकर कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए हरियाणा के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटा प्रदेश होने के बावजूद हरियाणा ने बड़े काम किए हैं। कम क्षेत्रफल होने के बाद भी देश का खाद्य भंडार भरने में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। आप लोग दे रहा है, ये कोई मामूली विषय नहीं है। 1.5% पॉपुलेशन and 15% contribution for the country is a great achievement, and I salute the Kisans of Haryana for this great job they have done and they are doing. जब हमारा हरियाणा 52वें वर्ष में प्रवेश करेगा, कल से फरीदाबाद जिला भी इसके हर गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये आज हमने घोषणा की है और इस प्रकार ये करने के बाद 260 फीडर और लगभग 1340 गांव ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे बिजली मिलने शुरू हो जाएगी। अर्थात हर 5वां गांव ये 24 घंटे बिजली प्राप्त करेगा। चरणबद्ध तरीके से हम चाहेंगे कि इन 2 वर्षों के अंदर हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली हम देंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा बलों में भी हरियाणा के जवान बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हिंदी के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी, हिसार। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल इसका ऐलान किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके धूमल को बेहतर प्रशासक बताया। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कल शिकायत की है। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चुनावी रैलियों में अमित शाह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कितनी भी मदद भेजिए, कितनी भी योजनाएं भेजिए, कितने भी भेजिए, नीचे तक पहुंचने ही नहीं देती। शांता कुमार जी थे, धूमल जी थे, हमने विकास के नए आयाम बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय, और इन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए। कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब देते हुए उस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। वहीं गौरव गोगोई की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। इससे अखबारों में छपे विज्ञापनों और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई। आज ऐसे विज्ञापन छापे गए हैं जो साफ साफ पब्लिक टैक्स पेयर की पैसे हैं और साफ साफ राजनीतिक उद्देश्यों से छापे गए हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का साफ साफ उल्लंघन है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ न्यूज़पेपर में हरियाणा गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो पब्लिश हुए हैं। उसके बारे में ये शिकायत की गई है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इसमें हम जहां से भी वो एडवर्टीजमेंट इशू हुए हैं उनकी रिपोर्ट पहले लेंगे और उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 9 नवंबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के वेतन के मामले में समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का फैसला सुनाया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियमित शिक्षकों के वेतन के मुकाबले नियोजित शिक्षकों के वेतन में अंतर को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस फैसले से राज्य के करीब 4 लाख सरकारी नियोजित शिक्षकों को फायदा होगा। बिहार में नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। सरकार से राहत नहीं मिलने के बाद शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव रद्द कर दिया है। पिछले साल हुए चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल को चौथी बार संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। AIFF के चुनाव नेशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत नहीं कराए गए थे। इसी के चलते कोर्ट ने इस चुनाव की मान्यता रद्द कर दी। कोर्ट ने AIFF को 5 महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराने के लिए कहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को AIFF का अंतरिम प्रशासक नियुक्त किया गया है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अंग्रेज समय में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 पोर्ट हुआ करते थे और इसलिए ये 3 हाईकोर्ट को ही सत्ता दी गई थी। आज बदलते समय में देश में कई पोर्ट डेवलप हुए, लेकिन उनके साथ कानून ही पुराना रहा। उसको बदलने के लिए आज हम एक कानून लाए हैं। The bill does not define how the existing proceedings will be transferred after the implementation of the act even to other courts. समंदर पर किसका होगा राज, कैसे बनेंगे बंदरगाह, कौन चलाएगा जहाज। हमारे सम्मानीय सदस्य ने कहा है कि वेज को आपने प्राथमिकता दी है और लॉस ऑफ लाइफ को सेकंड प्राथमिकता दी है। लाइफ लॉस हो वो भी एक महत्व का विषय है, उसकी भी उसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने इस शिप को बचाया है उसको भी प्राथमिकता दी है। बदलेगा बासा कानून, होंगे नए प्रावधान, संसद संवाद में इस बार समंदर का कानून। देवकी नंदन खत्री हिंदी के महान उपन्यासकार, जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के बेजोड़ रचनाकार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 18 जून 1861 को जन्म। सितंबर 1898 में लहरी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। मासिक पत्रिका सुदर्शन का प्रकाशन। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति शानदार तिलिस्मी उपन्यास। नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, कटोरा भर खून और भूतनाथ कालजयी रचनाएं। 1 अगस्त 1931 को देवकी नंदन खत्री का देहांत हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक बीमा कंपनियों से पूछा है कि क्या HIV एड्स पीड़ितों के लिए कोई बीमा पॉलिसी है। कोर्ट ने यह सवाल एक सुनवाई के दौरान किया। याचिका में HIV और एड्स पीड़ितों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के सभी लाभों में शामिल करने की मांग की गई है। कोर्ट ने बीमा कंपनियों को तुरंत कदम उठाने और बीमा नियामक IRDA के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। पीठ ने बीमा कंपनियों से हलफनामा भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। केंद्र के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक HIV और एड्स पीड़ितों से भेदभाव वर्जित है। बात मौसम की। चेन्नई में रविवार रात शुरू हुई बारिश अभी भी जारी है। लगातार पानी बरसने की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को घर से बाहर निकलने में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक बारिश के आसार बने रहने की आशंका जताई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। चेन्नई में बीते 24 घंटों में लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। यातायात चरमरा गया है। निचले इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। இப்போ இங்க வந்து ஒரு 10 நாள் பெஞ்சாதான் இந்த அளவு தண்ணி நிக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு நைட்டுக்கே இப்படி நிக்குதுன்னா இது என்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் வேற வர்க் பண்ணுதுன்னே தெரியல. ரொம்ப 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 worst. बारिश के साथ तूफानी हवाओं ने हालात और खराब कर दिए हैं।
सोमवार को यहां 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तमिलनाडु में 16 और पुडुचेरी में 21 जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें तटीय इलाकों पर लोगों को ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है। எங்கள் ஸ்கூல் வந்து எம்ஆர் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நெற்கொன்றத்தில் இருக்குது. மழையினால கலெக்டர் உத்தரவின் பேரில் இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்கோம். மெயினாக மாணவர்கள் பாதுகாப்பு நலன் கருதி எங்கள் ஸ்கூல் இன்னைக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. हालात के मद्देनजर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और पुदुचेरी में स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका के तट पर हवा का ऊपरी दबाव पश्चिम की ओर मुड़ गया है, जो अब रामेश्वरम के पास मन्नार की खाड़ी पर मौजूद है। उत्तर पूर्व मानसून के असर के चलते तमिलनाडु के तटीय जिलों और पुडुचेरी में लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और सिंगापुर ने आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। कल दिल्ली में विदेश मंत्री राज और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन की मुलाकात हुई। इसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर संयुक्त राष्ट्र और एशिया प्रशांत के बारे में भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। 2 दिन की यात्रा पर भारत आए सिंगापुर के विदेश मंत्री बालाकृष्णन बुधवार को गुवाहाटी जाएंगे, जहां वो सिंगापुर के सहयोग से बने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर राजधानी दिल्ली पहुंचे। भूटान नरेश के साथ उनका परिवार भी भारत यात्रा पर आया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज होने वाली इस मुलाकात के दौरान चीन को लेकर भारत और भूटान के बीच आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और भूटान के संबंध के लिए ये अहम बातचीत है। भूटान नरेश गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इटली के मिलान में भारतीय छात्रों पर हुए हमले की रिपोर्ट तलब की है। सुषमा स्वराज ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से मामले पर नजर रखे हुए हैं। मिलान में भारतीय उच्चायुक्त ने सोमवार को इस मामले को लेकर ट्वीट किया था। ट्विटर पर भारतीय छात्रों पर हुए हमले की जानकारी देते हुए मामले को स्थानीय प्रशासन के सामने उठाने का आश्वासन दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और छात्रों को विदेशों में अन्य समुदाय के बीच रहते हुए जागरूक रहने की सलाह दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के डिप्लोमेटिक जोन में कल बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि इस हमले में कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ है। अफगान के गृह मंत्रालय ने कड़ी सुरक्षा वाले इस इलाके में धमाका होने की पुष्टि की है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आत्मघाती धमाका हो सकता है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस इलाके में उनका भी कार्यालय है, लेकिन उनके मुताबिक हमले का निशाना मंत्रालय का कार्यालय नहीं था। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन में बीती रात एक ट्रक ड्राइवर ने पैदल चलने वालों और साइकिल लेन में लोगों को कुचल दिया। इस घटना में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। मौके पर ही न्यूयॉर्क पुलिस ने भागते हुए ड्राइवर पर गोली चलाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क के मेयर ने इसे आतंकी हमला बताया है। घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर की उम्र 29 साल है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक हमलावर ने घटना के पीछे की वजह के बारे में कुछ नहीं बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि आईएस को अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आतंकवाद के मसले पर अब चीन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। चीन ने कहा है कि चीनी नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादियों को सजा दी जाए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि पाकिस्तान को इस हत्या में शामिल लोगों को दंडित करने के सभी प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में साथ देने के लिए तैयार है। कई महीने पहले बलूचिस्तान में व्यापार के सिलसिले में गए 2 चीनी नागरिक 24 वर्ष के ली जिंगयांग और 26 साल के मेंग मेंग ली
लापता हो गए थे, जिनके बारे में बाद में ISIS ने उनके मारे जाने का दावा किया था। और अब बात करेंगे खेलों की। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में कल शुरू हुई राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की शुरुआत अच्छी हुई। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में निशानेबाज हिना सिद्धू ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 240.8 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के एलेना गालियावोच ने रजत और ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिस्टी गिलमैन ने कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में दीपक कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया है। महिला एशिया कप हॉकी में कल भारत ने अपने तीसरे और अंतिम ग्रुप मैच में मलेशिया को 2-0 से हरा दिया। जापान में हुए इस मैच में भारत की तरफ से वंदना कटारिया ने 54वें और गुरजीत कौर ने 55वें मिनट में गोल किए। भारत अपने ग्रुप में टॉप में रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला आज दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद से भारतीय टीम सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साथ ही भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का ये अंतिम इंटरनेशनल मैच है। अपने होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले इस मैच के बाद नेहरा क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। कारोबारी सहूलियत में भारत पहले 100 देशों में शामिल। प्रधानमंत्री ने चौतरफा सुधार का बताया नतीजा। वित्त मंत्री ने कहा टॉप 50 में लाने का संकल्प। अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन का आदेश। पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समान वेतन पर जोर। हिमाचल में धूमल होंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा। अमित शाह का ऐलान। कांग्रेस का आरोप बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। न्यूयॉर्क आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। गिरफ्त में ट्रक से कुचलने वाला हमलावर। राष्ट्रपति ट्रंप ने की निंदा, कहा नहीं घुसने देंगे IS को अमेरिका में। राष्ट्रमंडल निशानेबाजी स्पर्धा में हिना सिद्धू को स्वर्ण, दीपक कुमार को कांस्य। महिला एशिया कप हॉकी में क्वार्टर फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से पहला T20 आज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।